उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी के बारे में बताया गया है। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितना भी जो होमोस्टेसिस का काम है, यानी कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस है, वो डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम से हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो लोकली काम कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के एक हिस्से पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गन पे काम कर रहे होंगे, और जो कुछ हैं वो पूरी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गन्स के दरमियान इंटर रिलेशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल के अंदर जो एक जेनेटिक सिस्टम है वो सेल की ग्रोथ और जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कंट्रोल मैकेनिज़म्स की, जिसके अंदर दो कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया है। एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उनकी मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखें तो उनमें उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन के ज़रिए मेंटेन हो रही होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, वो लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है, और जब वो कैपिलरीज तक पहुंचती है तो अगर तो जो कैपिलरीज के साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाई है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अनबाइंड नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो ये अनबाइंड होके डिफ्यूज़ होके टिश्यू फ्लूइड के अंदर चली जाएगी, और इस तरह से जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एबिलिटी है वो मेंटेन करी होती है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मैकेनिज्म है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा और रेट ऑफ वेंटिलेशन को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जब हमारा सांस लेने का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्विकली रिमूव हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा है कि जो हमारे जो आर्च ऑफ एओर्टा है और जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उनके अंदर बैरोरिसेप्टर्स सिस्टम जो हैं जो मौजूद हैं, जो कि नर्व एंडिंग्स हैं एक्चुअली। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये बैरोरिसेप्टर सिस्टम जो है, ये रिसेप्टर जो हैं ये स्ट्रेच होंगे, और ये जब स्ट्रेच होंगे तो ये मेडुला की तरफ सिग्नल्स अपने भेजेंगे, और जो मेडुला है वो एज अ रिज़ल्ट इसके रिएक्शन में जो वेजोमोटर सेंटर है उसको अपनी इम्पल्सेस भेजना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो वेजोमोटर सेंटर है वो इनहिबिट होगा, और इसके इनहिबिट होने की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी इनहिबिट होगा, और वो जिसकी वजह से हार्ट रेट हमारा कम होगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो डायलेशन होगी, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। इससे ऑपोजिट अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाए तो जो बैरोरिसेप्टर सिस्टम है वो सिग्नल सेंड नहीं करेंगे मेडुला को, जिसकी वजह से मेडुला वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट नहीं करेगा, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो सिग्नल्स हैं अपने वो ज़्यादा सेंड करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होकर नॉर्मल वैल्यू की तरफ वापस आएगा। उसके बाद हमें नीचे इस पैराग्राफ में जो ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई हैं, और ये बताया गया है कि अगर ये जो pH है उसकी नॉर्मल वैल्यू बताई गई है 7.4 है, और इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 0.5 है, यानी कि अगर ये 0.5 से ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो डेथ हो सकती है। तो आगे इस टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ और उनकी नॉर्मल जो लिमिट है वो बताई गई है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर देखें तो उन्होंने बताया कि जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखी गई है कि if some factor becomes excessive or deficient, a control system initiates negative feedback, which consists of a series of changes that return the factor toward a certain mean value, thus maintaining homeostasis। यानी कि नेगेटिव फीडबैक बेसिकली ये है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो
जो नेगेटिव फीडबैक वो अमल में आएगा और वो इनिशिएट कराएगा, कोई भी जो कंट्रोल सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा और वो कंट्रोल सिस्टम इस इंक्रीज्ड टेम्परेचर के रिस्पांस में जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो स्टिमुलस है और जो उसके स्टिमुलेशन के जवाब में जो हमारे पास एक्शन है, जो इफ़ेक्ट है, वो ऑपोजिट हैं, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, सॉरी। तो जिसकी वजह से जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें स्टिमुलस और इफेक्ट जो है वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और बॉडी का जो ऑलमोस्ट तमाम जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। अब गेन जो है वो बेसिकली फिजिक्स के टर्म है जो कि किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको शो करती है। यहाँ पे जो गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम है वो एक कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी को बताएगी। इसकी डेफिनेशन ये होगी, द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विद विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स कांस्टेंट कंडीशंस इज डिटरमाइंड बाय द गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो गेन बेसिकली एक स्केल है जिससे हम किसी भी फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसकी एफिशिएंसी को जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला दिया गया है, गेन इज इक्वल टू करेक्शन ओवर डिवाइडेड बाय एरर। यानी कि इस फॉर्मूला को हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि अगर एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर एक पेशेंट के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसका अगर हम नॉर्मल पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर जो है ब्लड प्रेशर है वो 100 से इंक्रीज़ होकर 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा। जबकि अगर हम एक ऐसे बंदे के अंदर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें जिसके जो बैरो रिसेप्टर सिस्टम है वो काम ना कर रहा हो, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से इंक्रीज़ होकर 175 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो रहा है। यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसने 175 से उसको इंक्रीज़ को चेंज को कम करके 125 तक लाया है। यानी टोटल उसने जो करेक्शन की है वो 175 माइनस 125 वो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जो उसने करेक्शन की है। यानी कि उसने ये ब्लड प्रेशर को 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिक्रीज़ किया है। तो जो करेक्शन आ जाएगी वो 50 की आ जाएगी। लेकिन ये जो सिस्टम है ये 100% एफिशिएंट नहीं है। यानी कि अगर ये ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही चेंज ना होने देता, 100 तक ही रहने देता, तो हम कहते हैं ये 100% एफिशिएंट है। लेकिन इसके अंदर भी एरर मौजूद है। यानी कि 100 से जो 125 तक ब्लड प्रेशर जा रहा है तो इसके अंदर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का एरर मौजूद है। तो अगर हम इसके गेन को कैलकुलेट करें तो गेन इज इक्वल टू करेक्शन ओवर एरर है, तो 50 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन इस गेन के साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर जो गेन है वो जनरल फिज़िक्स की टर्म है, तो अगर जो इसका इनपुट और आउटपुट है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हों, जैसा कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर होता है, यानी कि जो स्टिमुलस है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इफेक्ट से, तो हम गेन के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी जो गेन है उसके साथ जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है एक नेगेटिव फीडबैक ही गेन है, ये इसके मैग्नीट्यूड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो फर्दर उन्होंने यहाँ पे गेन के बारे में बताया गया है कि जो ये बैरो रिसेप्टर सिस्टम है इसकी गेन -2 है, जबकि बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम जो है इनकी गेन इससे ज़्यादा है। यानी कि जो हमारे अंदर कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है उसकी गेन -33 है। तो वो ये जो बैरो रिसेप्टर सिस्टम है इससे काफ़ी ज़्यादा है। अब इस यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो माइनस साइन है ये इसके मैग्नीट्यूड को नहीं, बल्कि ये शो करवा रहा है कि ये नेगेटिव फीडबैक है। तो आपने यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना कि -33 तो असल में छोटा है -2 से। यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया गया है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो उसे हम विशियस डेथ भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात इस एग्जांपल से बताई है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर से 2 लीटर ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हो जाए तो हमारी जो ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इस ब्लड प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं
उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा और जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वहाँ उनके तक जो ब्लड की सप्लाई वो कम हो जाएगी। ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन की एबिलिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट की पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से मज़ीद जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा से मज़ीद डिक्रीज़ करेगा। ब्लड कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शन एबिलिटी है वो पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह ये साइकिल जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की साइकिल ये चलती रहेगी, यानी कि ब्लड प्रेशर के डिक्रीज़ होने के इफ़ेक्ट के अंदर जो मसल्स की एबिलिटी है कंट्रैक्शन की वो भी कम हो रही है और ये बार बार ये साइकिल चलती रहेगी, जिसे हम विशियस साइकिल कहते हैं। इसी तरह जो पॉजिटिव फीडबैक है वो डेथ कॉज कर सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बॉडी के लिए यूज़फुल भी है। उनमें 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल दी गई है कि जब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। वो जो साथ वाला उनके एडजेसेंट नेबरिंग ब्लड है उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और वो एक्टिवेट होकर फिर फर्दर नेबरिंग जो ब्लड है उसके जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक का जो है प्रोसेस ये चलता रहेगा जब तक कि जो पूरा एक प्लग है वो नहीं बन जाता ब्लड क्लॉट का। लेकिन अगर इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कंट्रोल लॉस हो जाए तो ये ब्लड क्लॉट जो है ये हार्ट अटैक भी प्रोड्यूस कर सकता है, अगर जो ब्लड क्लॉट है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो चाइल्ड बर्थ की है। इसमें ये बताया गया कि जब यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं तो जो बेबी का हेड है उससे जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होगा और इस जो सर्विक्स के स्ट्रेच होने की वजह से वो सिग्नल दोबारा से सेंड करेगा यूट्राइन बॉडी पे और जो उनकी कंट्रैक्शन है वो और ज़्यादा हो जाएगी और इसी तरह इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जो कंट्रैक्शन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होती जाएंगी जब तक कि बेबी बॉर्न नहीं हो जाता। उसके बाद जो तीसरी एग्जांपल है वो है एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल में भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम में आता है। जब थोड़े से स्टिमुलस की वजह से सेल के जो अंदर थोड़ा सा जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होगा तो उससे जो सेल के अंदर जो मौजूद जो वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं वो भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनके ओपन होने के साथ जो एडजेसेंट सेल है वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और इसी तरह थोड़े से स्टिमुलस की वजह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से एक जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट की तरह बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोजन की तरह थोड़े से स्टिमुलस से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। और उसके बाद उसने बताया कि असल में जो पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक साइकिल में ही काम हो रही होते हैं, यानी कि जो बेसिक कंट्रोल सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक ही है। उसके बाद उन्होंने अडेप्टिव कंट्रोल के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के बारे में बताया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनके अंदर इतना टाइम नहीं होता कि जो सिग्नल है वो बेसिकली जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से सीएनएस तक जाके दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स वापस आए। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि एक्शन पहले हो जाता है, उसके बाद ब्रेन तक सिग्नल जाता है उस एक्शन के बारे में। तो ब्रेन जो है उस एक्शन को अच्छी तरह से चेक करता है कि वो करेक्टली परफॉर्म हुआ है या नहीं, और अगर वो करेक्टली परफॉर्म नहीं हुआ होता है तो जो ब्रेन है नेक्स्ट टाइम अगर वो करेक्टली परफॉर्म हुआ है तो सही है, लेकिन अगर वो करेक्टली परफॉर्म नहीं हुआ तो ब्रेन नेक्स्ट टाइम के लिए उसके अंदर करेक्शन प्रोड्यूस कर लेता है ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो रिफ्लेक्शन एक्शन प्रोड्यूस हो तो वो करेक्टली प्रोड्यूस हो। तो इस मैकेनिज्म को हम अडेप्टिव कंट्रोल कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का रिव्यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।